मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए स्वागत है आपका वर्कशीट नंबर 45 में। और साइंस इस वर्कशीट में हम उत्तक का जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं। और हम पिछली वर्कशीट में बात कर रहे थे विभज्योतक उत्तक की। तो विभज्योतक उत्तक कैसे काम करते हैं उनके बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन जब तक वो विभाजन करते हैं तब तक उनको विभज्योतक बोलते हैं। जब इनका विभाजन बंद हो जाता है तो उनका नाम बदल जाता है। आज की वर्कशीट में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो ज्ञान और जिज्ञासा की बात कर लेते हैं कि ज्ञान ने पूछा, जिज्ञासा दीदी, विभज्योतक उत्तक द्वारा बनाई गई कोशिकाओं का पौधों में क्या होता है? कि यानी कि विभज्योतक उत्तक, आपको पता है कि इनका नाम विभज्योतक क्यों पड़ा है? इसलिए पड़ा है क्योंकि ये लगातार विभाजन करते रहते हैं, ये लगातार डिवाइड होती रहती हैं कोशिकाएं इनकी, इसीलिए इनको विभज्योतक उत्तक बोला गया है। तो जब इनसे बहुत सारी कोशिकाएं यानी कि विभाजन के बाद नई कोशिकाएं बनती हैं, तो जब नई कोशिकाएं बनती हैं तो उनका पौधों में क्या होता है, ये क्वेश्चन था किसका? ज्ञान का। तो जिज्ञासा ने क्या बोला कि ज्ञान, विभज्योतक उत्तक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता खो देती है। यानी कि वो कोशिकाएं जो विभाजन कर रही थी कुछ समय के बाद में अपनी विभाजन करने की क्षमता को खो देती हैं। और जब वो ऐसा खो जाती हैं तो वो जो उत्तक होते हैं वो विभज्योतक उत्तक थोड़ी ना बनेंगे, वो तो कुछ अलग बन जाएंगे। तो उनकी बात भी करेंगे। और ये कोशिकाएं जो विभाजन की क्षमता को खो देती हैं, एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसे विभेदीकरण कहते हैं के द्वारा स्थायी उत्तक का निर्माण करती है। यानी कि विभज्योतक उत्तक किस में बदल गए? स्थायी उत्तक में। किसी कोशिकाओं को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। इस लाइन को बच्चों ध्यान से पढ़ना। किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं हैं, इनके बीच में विभेदन हुआ, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनी हैं, ऐसे इस तरह से इनके बीच में विभाजन हुआ है। लेकिन जब ये कोशिकाएं मिलकर आपस में एक समूह बनाकर कोई विशिष्ट कार्य करने लग जाती हैं, तब ये विभाजन करना बंद कर देती हैं। और उस समय पर हम इनको क्या बोलेंगे? स्थायी उत्तक बोलेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया को जब ये कोई स्थायी रूप अपना ले लेती हैं, कोई आकार ले लेती हैं, तो उस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? विभेदीकरण बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तक निर्माण करती हैं। इस प्रकार पादपों में स्थायी उत्तकों का निर्माण होता है। यानी कि जो उत्तक अभी तक विभाजन कर रहे थे, जब वो अलग अलग आकृति और आकार पाकर किसी विशिष्ट कार्य को करने लग जाते हैं और अपने विभाजन क्षमता खो देते हैं, तो उनको हम क्या बोलने लगेंगे? स्थायी। स्थायी का मतलब क्या होता है बच्चों? परमानेंट। यानी कि जो अब बदल नहीं रहे हैं, जिनके अंदर अब विभाजन नहीं हो रहा है, उनको हम क्या बोल रहे हैं? स्थायी उत्तक बोल रहे हैं। अब देखते हैं, स्थायी उत्तक दो प्रकार के माने गए हैं। एक तो है सरल स्थायी उत्तक, सिंपल, और दूसरे हैं जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स स्थायी उत्तक। अब सरल किसको बोला है बच्चों? बहुत ही आसान है समझना, डेफिनेशन याद रखना। ऐसे उत्तक जिनमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अगर आप मान लीजिए, उत्तक क्या होते हैं? उत्तक आपने पढ़ा है, कोशिकाओं का क्या है? एक समूह ही तो है। कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो जिसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं का एक समूह जो आपस में मिलकर कोई विशिष्ट कार्य करते हैं, उस समूह को हम क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, जब आप किसी समूह के अंदर यानी कि किसी उत्तक के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, अगर आप ये देखते हैं कि वो सारी कोशिकाएं एक ही जैसी है, तो इसका मतलब वो कौन सा उत्तक है? सरल स्थायी उत्तक है। और जब आप ये देखते हैं कि वो जितनी भी कोशिकाएं हैं वो विभिन्न प्रकार की हैं, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो वो कैसा उत्तक है? जटिल उत्तक है। तो ध्यान रखना, जब किसी उत्तक के समूह में सारी कोशिकाएं एक जैसी हो तो सरल स्थायी उत्तक, और अलग अलग प्रकार की हों, एक से ज़्यादा प्रकार की हों, तो वो कौन सा हो जाएगा? जटिल स्थायी उत्तक हो जाएगा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो सरल स्थायी उत्तक में, वो भी सिर्फ एक उत्तक की बात करने वाले हैं आज की वर्कशीट में। लेकिन आज हम बात करते हैं कि स्थायी उत्तक के, सरल स्थायी उत्तक के कितने प्रकार होते हैं। तो तीन प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो बच्चों, पैरेन्काइमा की आज हम डिस्कशन करेंगे पूरा का पूरा आज की वर्कशीट में। पैरेन्काइमा क्या होता है, कैसी उसकी संरचना होती है, कैसे वो काम करता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके कौन से फायदे होते हैं एक पौधे में, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं।
तो सिर्फ यहाँ पर सरल स्थायी ऊतक के जो 3 प्रकार दिए गए हैं उनमें से हम किसकी बात करने वाले हैं, पैरेन्काइमा की। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम पैरेन्काइमा की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? ये पौधों में आधारीय पैकिंग का काम करते हैं। आधारीय पैकिंग, जब भी जो आधार बनाने के लिए जो पैकिंग होती है उसका काम करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पैकिंग ऊतक भी कहा जाता है। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो ये पंक्ति है इसमें साफ साफ दिया गया है कि पैरेन्काइमा कहाँ कहाँ मिलता है। पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों की भराव की जगह पर ये पाई जाती हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। आपको पता है कि पौधों में बहुत सारी कोशिकाएं मृत भी होती हैं, लेकिन जो पैरेन्काइमा की कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं। और कोशिका भित्ति बहुत ही पतली होती है। कोशिका भित्ति आपको पता है, कोशिका के जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो ये यहाँ पर कोशिका भित्ति है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, इनकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती है और इनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान, यानी कि जो रिक्त स्थान होता है उसको हमने क्या बोला, अंतर कोशिक स्थान होता है, खाली जगह होती है। बच्चों देखिए, ये जो चित्र दिया गया है यहाँ पर आपको पता चल रहा है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर अंतर कोशिक स्थान है, यानी कि कोशिकाएं ये कुछ इस तरह से होती हैं। एक कोशिका है, फिर दूसरी कोशिका है, इसके साथ में तीसरी कोशिका है। तो यहाँ पर जो खाली जगह बच गई है, यहाँ इस जगह पर, इस जगह का हमने क्या बोला, अंतर कोशिक स्थान। ये कोशिकाएं पूरी तरह से अटैच नहीं होती आपस में, तो इस वजह से इनके बीच में थोड़ी बहुत जगह बच जाती है। उस जगह को हमने क्या बोला, अंतर कोशिक स्थान। इनके बीच में खाली जगह बच जाती है। अब हम बात करते हैं आगे। पैरेन्काइमा पौधों को आधार प्रदान करता है। इनकी कोशिकाओं में बड़ी रसधानियाँ होती हैं जो जल और भोजन को एकत्रित करती है, उनका भंडारण करती है। अब अगर रसधानियाँ बड़ी बड़ी होंगी तो उनके अंदर भंडारण हो ही सकता है। तो किसका भंडारण होता है, जल का और भोजन का। तो पैरेन्काइमा पौधे को आधार प्रदान करता है, एक बात। दूसरी बात, इनमें बड़ी रसधानियाँ होती हैं जो भोजन और जल को एकत्रित करती है। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हो गए हैं। इनका क्या फ़ायदा होता है पौधों के लिए। अब देखिए, कुछ कमाल की बातें पढ़ी हैं पैरेन्काइमा के बारे में। 2 बातें मैं बता रहा हूँ, इनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अगर नहीं भी आते हैं तो आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि कुछ पौधों में पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो पैरेन्काइमा ऊतक होता है उनका, एक सरल ऊतक, सरल स्थायी ऊतक, उसके अंदर क्लोरोफिल मिलता है। और बच्चों आपको पता है कि क्लोरोफिल किस काम में आता है? क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का एक बहुत ही उपयोगी एक अंग है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, क्लोरोफिल पाए जाने के कारण इसमें, इसे क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। क्लोरोफिल क्योंकि पैरेन्काइमा में जिस पौधे के अंदर मिल जाता है उसके अंदर जो पैरेन्काइमा होता है उसे हम पैरेन्काइमा नहीं बोलेंगे, अब उसका नाम क्या कर देंगे, क्लोरेन्काइमा, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल यानी कि हरित ऊतक, हरित लवक भी होता है। और अगर क्लोरेन्काइमा वो बन जाता है, उसके अंदर क्लोरोफिल मिलता है, तो वो क्या करेगा, क्लोरेन्काइमा में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। तो आपने देखा होगा कि कुछ पौधों की जो टहनियाँ होती हैं, उसके तने होते हैं, वो हरे रंग के होते हैं। इसका मतलब जब तक हरा रंग है उसमें हरित ऊतक है, और अगर हरित ऊतक है तो वो भाग भी पौधे के प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, अपना भोजन बना सकते हैं। बस ध्यान आपको क्या रखना है कि ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल होता है, उस पैरेन्काइमा को हमने क्या बोलना है, क्लोरेन्काइमा बोलना है। क्लोरोफिल से क्लोरेन्काइमा। उसके बाद में दूसरी विशेषता एक अजीब अपने आप में ये भी एक कमाल की है, एरेन्काइमा। जलीय पौधे, जल में रहने वाले पौधे। आपने देखा होगा कि जल के अंदर, पानी के अंदर कुछ पौधे होते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं। अब तैरेंगे तब जब उनके अंदर हवा होगी, तो इसलिए यहाँ पर बात की जाती है जो जलीय पौधे के जो पैरेन्काइमा होते हैं उनको हम एरेन्काइमा बोलते हैं। एरेन का मतलब बच्चों ये होता है कि उसके अंदर क्या है, हवा है, एयर है, एरेन्काइमा। तो एरेन का मतलब यहाँ से लगाना है कि उसके अंदर एयर है, और एयर का मतलब हवा होता है। इनकी कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी गुहिकाएँ होती हैं। इससे जलीय पौधे हल्के और जल में तैर सकते हैं, हल्के हो जाते हैं। आपको पता है कि अगर आप भी किसी ट्यूब में हवा भर के अगर पानी में जाते हैं तो आप आराम से तैर सकते हैं। तो अगर इन पौधों के अंदर ही हवा भरी हुई है, उनके पैरेन्काइमा के अंदर, तो वो तो आराम से पानी के ऊपर, उनकी सतह पर तैर सकते हैं। तो ऐसे जलीय पौधे जिनके पैरेन्काइमा में हवा होती है उनको हम क्या बोलेंगे, एरेन्काइमा बोलेंगे। तो यहाँ पर एरेन्काइमा क्योंकि हवा भरी है, जल में तैरने में काम आता है।
क्लोरीन काइमा, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल है, प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। ये दो चीज़ें मत भूलना। इसके बाद में हम बात करते हैं इनकी कुछ स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले अगर हमने स्ट्रक्चर देखी है तो उसमें पैरेन्काइमा के बीच में जो अंतरकोशिक स्थान है वो दिखाया गया है कि इनके बीच में जो जो खाली जगह है वहाँ पर अंतरकोशिकीय स्थान होता है। दूसरा जो चित्र है यहाँ पर क्लोरीन काइमा को दिखाया गया है। यहाँ पर जो क्लोरीन काइमा है, जो ग्रीन कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच बीच में अगर मैं थोड़ी बड़ी स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इस तरह से क्लोरीन काइमा होता है और बीच में कुछ इनके अंदर इस तरह से स्पोट पाए जाते हैं। इन स्पोट का नाम क्या है? क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल किस काम आता है? प्रकाश संश्लेषण के काम आता है। और इसके बाद में हम एरिन काइमा की बात करते हैं। जो हवाएं होती हैं उसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, ये जो पार्ट है यहाँ, इनके अंदर हवा भरी होती है। तो जलीय पौधों में जहाँ हवा भर जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एरेनकाइमा बोलते हैं। ऐसे पैरेन्काइमा को, ये जलीय पौधों को तैरने में हेल्प करते हैं। तो बच्चों, वर्कशीट बहुत ही सिंपल थी क्योंकि हमने सिर्फ एक ही सरल स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ा है, पैरेन्काइमा के बारे में। कल हम पढ़ेंगे कोलेनकाइमा के बारे में। तो आइए आज जानते हैं कि हमने अभ्यास में क्या सीखा है। सबसे पहले हमारे पास में जो प्रश्न है वो ये है कि पादपों में स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरल स्थायी ऊतक और दूसरे जटिल स्थायी ऊतक। उनके नाम लिखिए। तो नाम हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप आंसर दे सकते हैं। बच्चों उनके बारे में लिख भी देना थोड़ा सा डेफिनेशन की। सरल स्थायी ऊतक उसमें ऐसे ऊतक को बोलते हैं जिनके पास में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और जटिल स्थायी ऊतक उसको बोलते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ऐसे कोशिकाओं का समूह जिसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जटिल स्थायी ऊतक बोलते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन हमारे पास में आता है, विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं? तो बच्चों इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। ऊपर से यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। तो जब कोशिकाएं जो विभाजन कर रही थी, जब अपना स्थायी रूप ले लेती हैं और या आकार ग्रहण कर लेती हैं ताकि वो कोई विशिष्ट कार्य कर सकें, उस पूरी प्रक्रिया को हमने क्या बोला? विभेदीकरण बोला। बहुत ही आसान है बच्चों, लेकिन मैं बार बार आपको सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ कि ये जो टिश्यू वाला चैप्टर है, ऊतकों वाला चैप्टर है, इसमें पादप ऊतक बहुत सारे आएंगे, फिर जंतु ऊतक बहुत सारे आएंगे, तो आप ऊतकों के नाम को लेकर ही कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इनका अध्ययन साथ साथ करते रहें, अपने नोट्स खुद बनाते रहें और उनको याद करने की कोशिश करें, तब आप जाके इस ऊतक के चैप्टर से अपने आप को ऊपर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि तीसरा प्रश्न इसमें क्या है? पैरेन्काइमा ऊतक की दो विशेषताएं तथा दो प्रमुख कार्य लिखिए। तो देखिए, विशेषताएं और कार्य हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं। विशेषताओं की बात करें तो इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, कोशिका भित्ति पतली होती है, तो पॉइंट 1 यहाँ से लिख सकते हो, पॉइंट 2 यहाँ से लिख सकते हो। कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं, यानी कि इनके बीच में काफ़ी काफ़ी रिक्त स्थान होता है, अंतरकोशिकीय स्थान होता है। ये सब आप यहाँ से लिख सकते हो। आगे पूछा गया है कि इनके दो कार्य लिखिए। तो कार्य क्या है कि ये जल और भोजन को एकत्रित करता है, ये पौधों को आधार प्रदान करता है। तो पॉइंट 1 कार्य है, 2 कार्य है। इसके बाद में क्लोरेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण करता है, 3 काम हो गए। और चौथा काम आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? जो जलीय पौधे होते हैं उनके अंदर ये एरेनकाइमा का काम करता है ताकि वो जल के अंदर तैर सकते हैं। तो बहुत सारे काम आप यहाँ से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में ये पूछा जाता है कि पौधों में पैरेन्काइमा ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में पैरेन्काइमा ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? इनको पैकिंग ऊतक भी क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर आपको कहाँ से मिल रहा है? सीधा यहाँ से मिल रहा है। देखिए, कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि ये अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाए जाते हैं। इनको पैकिंग ऊतक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पौधों में आधारीय पैकिंग का काम करते हैं, अतः इन्हें पैकिंग ऊतक भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन तो देखो जो इतने भी वर्कशीट में आते हैं वो आपको एक हिंट के तौर पर दिए जाते हैं, लेकिन आप इस वर्कशीट को इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाएं आप उन सबको सोल्व कर सकते हैं। तो वर्कशीट समझना ज़रूरी है। कुछ बच्चे जो क्वेश्चन पे सीधे चले जाते हैं वो इस चीज़ से बचें। और इसके बाद में बच्चों, आजकल कोरोना काफ़ी तेज़ी से फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो अपना ध्यान रखें। 2 गज या 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में अनावश्यक रूप से ना जाएं, साबुन और पानी से लगातार हाथ धोते रहिए। धन्यवाद।